आदाब, इस्तकबाल है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं देश प्रदेश हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील। आज सबसे बड़ी खबर यह है कि मरकजी काबीना की मीटिंग मुनक्किद की गई। मरकजी काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। काबीना ने पीएम ई बस सर्विस और विश्वकर्मा स्कीम को मंजूरी दी है। पीएम ई बस सर्विस के तहत 57,613 करोड़ रुपए की 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों की आजमाइश मुल्क के 100 शहरों में की जाएगी, ट्रायल बेस पर। काबीना की मीटिंग में लिए गए इन फैसलों की वजाहत करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ई बस सर्विस को मंजूरी दे दी गई है। यह स्कीम 57,613 करोड़ रुपए की है, जिसमें मरकजी हुकूमत 20,000 करोड़ रुपए फराहम करेगी। इस स्कीम के साथ बस ऑपरेटर्स को 10 साल तक सपोर्ट किया जाएगा। इन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत ऐसे शहरों को तरजीह दी जाएगी जहां बस सर्विस का कोई मुनज़्ज़म ढांचा नहीं है। इससे बराह रास्त 45,000 से 55,000 मुलाजमीन को फायदा होगा, मुलाजिमत पैदा होंगी। बुध को हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में वजीर आजम ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम को भी मंजूरी दी। इस स्कीम के तहत रिवायती हुनर रखने वाले लोगों को माली मदद दी जाएगी। इनमें रिवायती महारत रखने वाले लोग शामिल हैं, जैसे सुनार, लोहार, हज्जाम और ट्रेनर्स। स्कीम के तहत मुकर्ररा शरायत के तहत 1 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। काबीना ने रेलवे के 32,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी दिखाई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें भारत के शहरों के लिए ग्रीन मोबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान और भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से जुड़ा हुआ है। पीएम ई बस सेवा की मंजूरी दी गई है और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। अब ये वर्तमान में अगर आप देखेंगे, देश के अधिकांश शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, विशेष रूप से बसों का काफी अभाव है और नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये सुझाव भी थे कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, इसको और बल देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देश के 100 शहरों को वृहद पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने के लिए ये योजना तैयार की गई है, जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। अब ये कैसे 100 शहर चुने जाएंगे? देश में जो 3 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले 169 शहर है, 169 सिटीज हैं, उनमें चैलेंज मेथड के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाएगा। दिल्ली के 3 मूर्ति भवन कॉम्प्लेक्स में वाकई नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम तब्दील कर दिया गया है। अब इसका नाम तब्दील करके प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रख दिया गया है, जिस पर कांग्रेस समेत कई अपोजिशन जमातों ने ऐतराज जताए हैं। मरकजी हुकूमत के इस फैसले पर तनकीद करते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस और जयराम रमेश और पीएम नरेंद्र मोदी की सोच में बुनियादी फर्क है। कांग्रेस सोचती है कि सिर्फ पंडित नेहरू और खानदान अहमियत रखती है। नरेंद्र मोदी ने मुल्क के तमाम वज़ाए आज़म को म्यूजियम में बाइज्जत मकाम दिया है। नहीं, देखिए, ये तो एक कुंठा से भरी सोच है और कुछ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर एक संस्था बनती है और उनके कार्यकाल को दर्शाने के लिए उसके लिए एक म्यूजियम बनता है और एक संस्था और संगठन बनता है। और इतिहास में भी, खासकर आधुनिक इतिहास में काम करने में उसने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। आपको प्रधानमंत्रियों के ऊपर और बाकी प्रधानमंत्रियों पर अगर कोई संस्था बनानी थी तो बनाते, कौन मना कर रहा है? किसी चीज़ को दबाकर, हटाकर, इसका मतलब है आपका कोई उद्देश्य किसी को प्रदर्शित करना नहीं था।
एक पूरे स्वर्णिम इतिहास जो हिंदुस्तान का रहा है उसको दबाने की कोशिश करनी थी। और यही हम लोग बार बार कह रहे हैं, अब बनाइए ना म्यूजियम बनाने में क्या। You know, it's a pity that it came to this. I think that the idea of expanding what the building showcases to accommodate other prime ministers is an unexceptionable idea. In fact, it's good to encourage all the students, children, and general members of the public to be aware of the contributions of all prime ministers. I have no difficulty with that. But in the process, it's rather petty to take away the name of the first prime minister who led the interim government, who was prime minister upon independence, who was so far the longest serving prime minister at 17 years. You could have continued calling it the Nehru Memorial Prime Minister's Museum and Library. You don't have to refuse to add other prime ministers. You can put that, but also keep the original name. This pettiness is unfortunate, and it shows a certain bitterness towards our own historical past. आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार और एनसीपी के सरबराह शरद पवार के दरमियान पुणे में खुफिया मुलाकात की खबरें गश्त कर रही हैं। इस खबर ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। यह मुलाकात जो एक ताजिर के घर पर हुई थी, इंतहाई खुफिया थी। ताहम जब मीडिया को पता चला तो अजीत पवार वहां से छुप कर चले गए। इसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत में बहस शुरू हो गई है। दूसरी जानिब एनसीपी सरबराह शरद पवार ने इस पूरे मुद्दे पर कहा कि बीजेपी का किरदार समाज में इत्तेहाद को बरकरार रखना है, लेकिन वो लोगों को तकसीम कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि ये अजीत पवार के साथ खानदानी मुलाकात थी, मैं मीडिया के सामने मीटिंग के बारे में बात करने नहीं गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 का इलेक्शन बीजेपी के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। इस मामले पर एनसीपी लीडर सुप्रिया सुले ने भी सफाई दी है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक चौहान ने कहा है कि जिस किसी ने ये बताया वो उनका निजी बयान, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कृषी मंत्री पदाची ऑफर, सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रीपद, जयंत पाटलांना राज्यात मंत्रीपद, अशा पद्धतीची ऑफर अजित पवारांनी बैठकीत तुम्हाला दिली असे का माजी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं? माजी मुख्यमंत्र्यांनी काय सांगितलं मला माहिती नाही, पण ती जी काय ती अशी कसली सभा, अशी दूरस्थ सभा काय म्हणजे तर त्याच्यामध्ये अशा गोष्टीची काही चर्चा झाली नाही। ही गोष्ट मी जाहीरपणाने सांगितली की भेट झाली नाही असं नाही। मला भेटायला आले पवार कुटुंबाचे जे एकंदर सगळे भाऊ आहेत आणि बहिणी आहेत, त्या कुटुंबाचा प्रमुख मी म्हणून कुठलाही कौटुंबिक प्रश्न असेल तर त्यासंबंधी माझ्या कुटुंबात एक पद्धत आहे की बोलायचं किंवा माझा सल्ला घ्यायचा, आणि त्यासाठी कोणी आलेलं असेल तो त्याच्या संबंधी अधिक केस काढायचे कारण। सीक्रेट मीटिंग के बारे में बार बार बातें कही जा रही है। पवार साहब ने खुद भी क्लैरिफाई किया है, आपने भी क्लैरिफाई किया है। सवाल अब इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान साहब के स्टेटमेंट से हुआ है। उन्होंने कहा है कि आपको जो है केंद्र में पद ऑफर किया गया है, शरद पवार साहब को भी केंद्र में जो है एग्रीकल्चरल पोस्ट और तमाम ऐसे कैबिनेट पोस्ट जो है वो ऑफर किए गए हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा है, क्या आपको किसी भी प्रकार का ऑफर भारतीय जनता पार्टी से आया है? क्या इन तमाम मीटिंगों में आपको पोच करने की तथा पवार साहब को पोच करने का प्रयास किया गया है? आपने मुझे सीधा सवाल किया है, मैं आपको सीधा जवाब ही दूंगी। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर, आटा, कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के बयानात क्यों दे रहे हैं? आपके अलायंस पार्टनर है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्या जानबूझ के ऐसी बातें की जा रही है? उनका ये भी कहना है कि आप लोग चुनाव भी जो है वो हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ जाए और कांग्रेस और उद्धव गुट जो है साथ में चुनाव लड़े। क्यों ऐसे बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? वो मुझे नहीं पता, खुश नहीं है लोग। आपको उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ना पवार साहब ने ना मैंने कुछ स्टेटमेंट किया है। जो कर रहे हैं उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता है। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनसीपी के बारे में निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारा ये फैमिली इशू है और हमारा इसमें कोई ऐसी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है। पर मेरे को लगता है कि लोगों में उसके गलत सिग्नल जा रहे हैं उसके वजह से, और लगातार ये चीज़ें आने से
एक लोगों में एक संभ्रम का वातावरण निर्माण हुआ है। उसको जितना जल्दी दूर करेंगे उतना बेहतर है। एनसीपी पे जो कंफ्यूजन है उसमें कांग्रेस के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के ऐसे कोट आ रहे हैं कि मीटिंग में शरद पवार को मंत्री पद ऑफर हुआ, तो कांग्रेस का क्या रोल है इस संभ्रम? वो उनकी जिन्होंने भी इसका ऐसा बयान किया है उनका पर्सनल ओपिनियन है, पार्टी का ओपिनियन नहीं है। नाम बदलने का सिलसिला लगा। आगे बढ़ेंगे। आज कांग्रेस की तरफ से भी मीटिंग मुनक्किद की गई थी। कांग्रेस पार्टी ने बुध को दिल्ली में एक अहम मीटिंग मुनक्किद की जिसमें मुल्क भर में पार्टी को मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। इसके अलावा कांग्रेस दिल्ली में अपना खोया हुआ वकार हासिल करने की भी सोच रही है, क्योंकि बातचीत दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत बनाने पर भी मरकूज थी। पार्टी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सदारत में हुई बातचीत में कई चीजों पर गौर-व-ख़ौज़ किया गया। पार्टी ने साफ किया कि अगले साल होने वाले कौमी इंतखाबात पर कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के दरमियान मुमकिन गठजोड़ पर काफी कयास आराइयां की जा रही हैं, क्योंकि आपने मीडिया जराए के हवाले से ये कहा कि कांग्रेस अगर आपसे इत्तेहाद नहीं करती है तो मुंबई की इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। इस पर कांग्रेस ने कहा कि आपको मीडिया खबरों पर बयान नहीं देना चाहिए, मीडिया के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ देर बाद जराए के हवाले से यह भी खबर आई है कि कांग्रेस ने दिल्ली में सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, ये गठबंधन के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने वो भी एक स्पष्टता दी थी कि ये गठबंधन के बारे में जो कुछ भी चर्चा होगी इंडिया के बारे में होगी वो खड़गे साहब के लेवल पे AICC अध्यक्ष के जो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन में है। उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बयान देने के लिए भी अधिकृत नहीं है, और जब आज की मीटिंग में वो कोई इस प्रकार की चर्चा ही नहीं हुई है। पाकिस्तान के फैसलाबाद के जरानवाला में तौहीन मजहब के इल्जामात के बाद चर्च पर हुए हमले का पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सख्त नोट लिया है। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ट्वीट करते हुए इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने लिखा कि ऐसे हमले नाकाबिल कबूल हैं। वाज़ेह है कि मकामी लोगों की जानिब से ईसाई खानदान पर मजहब की तौहीन करने का इल्जाम लगाया और एक चर्च पर हमला कर दिया। बिशप आजाद मार्शल ने चर्च पर किए गए हमले के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। इस हमले के बाद कहा जा रहा है कि इलाके में खौफ व हरास का माहौल है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। खुश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद एजाज हुसैन रिजवी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। कुंजर में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। कुंजर की BDC आफ्ताब अहमद बेग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी। कुलगाम जिले के पहाड़ी उपमंडल नूराबाद में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। DH पुरा में समारोह को लेकर BDC ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी। देश भर में जहां 77वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया, वहीं शहीद औरंगजेब के गांव सैलानी में भी आजादी का जश्न मनाया गया। मेंढर सब डिवीजन के तहसील मारकोट के गांव सैलानी के हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांदरबल में जश्न आजादी की पूर्व संध्या पर मेहरबान स्टेडियम में जिला विकास परिषद की अध्यक्ष नुसरत अशफाक ने तिरंगा फहराया। DDC अध्यक्ष के साथ SSP गांदरबल भी मौजूद रहे। वादी नोबरा के कोने कोने में 77वां यौम आजादी मनाया गया। आर्मी गुडविल स्कूल ताकशी, AGS बोडांग, AGS प्रतापपुर में प्रोग्राम, तलबा ने पेश किए कई सकाफती प्रोग्राम। जंस्कार सब डिवीजन में भी देखा गया यौम आजादी का जश्न। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जंस्कार सोनम दोरजे ने तिरंगा लहराया। लद्दाख पुलिस, NCC और तलबा ने मार्च पास्ट में की शिरकत। GMDC जंस्कार ने मेरी माटी मेरा देश के तहत
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आज मुल्क के साबिक वजीर आजम और बीजेपी की मजबूत रहनुमा अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं बरसी है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जहानी अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। पीएम के अलावा सदर द्रौपदी मुर्मू, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ उनकी बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें गुलाह अकीदत पेश किया। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर बीजेपी लीडरान भी मौजूद रहे। पीएम मोदी इस मौके पर उन्होंने कहा कि अटल जी की क़यादत से बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की को बढ़ाने और इसे 21वीं सदी में वसी शोबों में ले जाने में अहम किरदार अदा किया। श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी के। श्रद्धेय अटल जी करोड़ों दिलों पर राज करते थे और उनकी जो कार्यशैली थी, उनके जो निर्णय थे, उनका जो नेतृत्व था, वो देश ने लंबे समय तक देखा। संसद से लेकर सड़कों तक उनके काम को और उनसे कई पीढ़ियों ने प्रेरणा ली है। उनकी 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से लेकर एनडीए गठबंधन दल के बहुत सारे नेता यहाँ पर मौजूद थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अटल जी के जीवन से हम सबको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हमें लगातार उनके जीवन ने प्रेरणा भी दी है और उनकी जो कार्यशैली थी, जो उनके निर्णय थे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिला। हम आशा करते हैं उनके दिखाए राह पर कि विकास और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट मॉडल जो है, सुशासन और विकास, उस पर हम आगे भी लगातार चलते रहे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार बुध की रोज दिल्ली के अटल समाधि स्टॉल में अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश करने सियासी मैदान के तमाम रहनुमाओं के साथ शामिल हुए। अब अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद में एक अहम खिलाड़ी जेडीयू लीडर अंजहानी वजीर आजम की काबीना में वजीर के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश करने आया हूँ। मैं कभी नहीं भूल सकता कि हम एक साथ कैसे काम करते थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने पहली बार बिहार के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया तो अटल जी वहाँ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। रवां साल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बदलते मौसमी हालात से रिवायती सेब के बागात में मुख्तलिफ बीमारियों से सेब की फसल मुतासिर हुई है, लेकिन हाई डेंसिटी के बागात में सेब की पैदावार में काफी बेहतरी आई है। हाई डेंसिटी पर मौसमी तब्दीलियों का असर नहीं देखने को मिला। हाई डेंसिटी सेब की पैदावार गुज़िश्ता साल के मुकाबले अच्छी हुई है, वहीं क्वालिटी भी बेहतर रही है। पुलवामा में इस वक्त 200 हेक्टेयर अराजी पर सेब के हाई डेंसिटी के बागात मौजूद हैं। साल 2017 में शुरू की गई हाई डेंसिटी स्कीम से जिला पुलवामा में काफी तेजी से रिवायती सेब के बागात हाई डेंसिटी में तब्दील हो रहे हैं। आज अत गई सो बेमार गई क्या तो हुद प्रेनिस प्रोन किस्म तथ स्कैब वैब बाकी बेमार तो इंशाल्लाह ये गो न तम किस्म खुदा रचन कह कि खराबी आई ना ये मज कह तो यह सारी खुद बेहतर बेस्ट तो बी क्वालिटी सारी खुद असल गो जमींदार कोशिश करे कि यह बनाए तो अम किस्म रोज अमिस ज़्यादा फायदा। जब से ये हाईनेस्ट की स्कीम राइश हो गई है हमारे इस जे स्टेट में, गवर्नमेंट ने जो कंपनीज एम्पनल की थी वो 11 कंपनीज थी। तो इस साल अगर आप देखोगे सिर्फ 4 कंपनियां रह गई है अब जिनके साथ गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट किया हुआ है, सिर्फ 4 कंपनियां हैं। तो रोज़ डायरेक्टरेट से भी और हमारी तरफ से भी हम अखबार में निकालते हैं उन कंपनियों का नाम, कौन सी 4 कंपनियाँ हमने अब एम्पनल की हुई हैं। तो लोगों से गुजारिश है कि उन्हीं 4 कंपनियों के थ्रू वो ये स्कीम बनाए। कुलगाम में रियासत का मुनफरिद और सहूलियात से लैस गवर्नमेंट आयुष अस्पताल तामीर हो गया है और इसे जल्द ही आवाम के लिए वक्फ कर दिया जाएगा। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर हो रहे 50 बेड्स आयुष अस्पताल में मरीजों के लिए तमाम तर सहूलियात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहूर साहब, जहां तक 50 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल का ताल्लुक है जो हम सवालगाम में बना रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 40.46 लाख है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट महीने उसकी इनॉग्रेशन भी करने जा रहे हैं। उससे कुलगाम के लोगों को खासकर और यूटी के लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे कुलगाम में चल रहा है सर आयुष हॉस्पिटल। इसका पूरा नोमेनक्लेचर जो है वो 50 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल है जो कि चावलगाम में बन रहा है।
इसमें 50 बेड्स है और इसका प्लेंथ एरिया जो है सर वो 12,500 SFT है सर। इस प्रोजेक्ट का काम R&B डिवीजन कुलगाम ने स्टार्ट किया था सर मार्च 2021 में, और इंशाल्लाह इस वक्त जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन है वो 95% पे है। इंटरनल वर्क जो है प्रोजेक्ट का वो चल रहा है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मंथ के एंडिंग तक हम ये 50 बेडेड जो आयुष हॉस्पिटल बना रहे हैं हम डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम जो हेल्थ हो या रोड्स हो या बिल्डिंग्स हो जो कि पर्टेन कर सर, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है सर 50 बेडेड आयुष हॉस्पिटल, इंटरनल वर्क इस वक्त इसकी प्रोग्रेस में है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हम शुक्रगुजार है। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में उनका साथ रहा है हमारा बराबर, तभी हम R&B डिवीजन यहाँ पे सक्सेसफुल है। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा हॉस्पिटल है ये हम कम टाइम पे ये अपना इस इंटरनल वर्क जो है इसका कंप्लीट करेंगे, ताकि जो लोगों के लिए जो ये बनाया है ये प्रोजेक्ट लोगों को फ़ायदा मिले। और जो गवर्नमेंट की प्लानिंग थी, गवर्नमेंट की सोच थी एक हेल्थ सेक्टर को बूस्ट किया जाए, हमारी भी पूरी कोशिश है कि टाइम पे लोगों को अपना एसेट मिलना चाहिए। इंडियन रिजर्व पुलिस 21वीं बटालियन ने प्रयासपुरा पटन में मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तिरंगा रैली का एहतमाम किया। तकरीब की सरबराही कमांडेंट शब्बीर अहमद मलिक ने की, जिन्होंने करीबी स्कूलों की तलबा को मुल्क की क़यादत करने के लिए आला सोच और ओहदेदार बनने की कोशिश करने की तरगीब दी। तकरीब का आगाज हलफ बर्दारी से किया गया, जिसमें तलबा को मुल्क के लिए वफादार बनने की तरगीब दी गई। इस रैली में तलबा, सिविल सोसाइटी और पुलिस जवानों ने भी खासी तादाद में शिरकत की। स्कूल से हैं, हमारा मकसद था मेरी देश मेरी मिट्टी। हमने 21 बटालियन के साथ रैली की, हमने इसमें मकसद हिस्सा लिया, हमको बहुत अच्छा लगा रैली निकालने में। माय नेम इज़ अस्मा शबीर, हम BMS एकमनपुरा से हैं और बड़े ऑफिसर ने हमें ये सिखाया है कि बड़े बड़े ख्वाब देखो और अच्छे पढ़ो और कामयाब रहो। माय नेम इज़ अस्मत अली रोज़ा है, हमें बहुत अच्छा लगा इस रैली में। हमें समझाया गया कि पढ़ो, अच्छी तरह से मेहनत करो। प्रोग्राम है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन में मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, उसके तहत आज हमने यहाँ प्रयासपुरा बटालियन हेडक्वार्टर से जो है एक रैली निकाली, जिसमें हमारे साथ स्कूल के बच्चे, यहाँ के लोकल शहरी और हमारे अपने पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। आज इनको सबको बताया गया कि ये इसका जो मकसद क्या है। हमने देश को आगे ले जाने के लिए जो हमने आज 5 प्राण लिए हैं उस पर जो है वो हमने काम करना है। बच्चों को सिखाया है कि इसके बाद जो है ज़िंदगी में उनको मेहनत करनी है, पढ़ना है, ताकि वो देश की जो है वो उन्नति हो सके, देश में जो है वो प्रोग्रेस हो सके। इतलात में काउंसलर्स ने मौजूदा सदर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला किया है। इतलात के मुताबिक यहाँ मौजूदा 13 वार्ड्स में सिर्फ 6 वार्ड्स में काउंसलर्स तैनात हैं, जिनमें से ताहिर मंसूर, नजीर अहमद गिनाई, जमीला अख्तर और अवतार कृष्ण चारों ने मौजूदा सदर मंजूर खान से हिमायत वापस लेने का ऐलान किया है। हमने मंजूर साहब का जो सपोर्ट है, हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी पास किया हुआ है एंड हम चाहते हैं कि हम म्युनिसिपल कमेटी को डिसॉल्व करें टू अवॉइड सम अनसर्टेनिटीज एंड और सम रीजंस अभी जो हम मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहते हैं। ऑल बिकॉज ऑफ दैट हमने यही चाहा है कि हम डिसॉल्व करेंगे कमेटी को, हम नया एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब करेंगे, जो मुझे लगता है कि उसे हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ 8 की थी, जिनमें 2 की डेथ हो गई है। एट प्रेजेंट हमारे पास 6 है, जिसमें से 4 ने अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट। जम्मू के कई इलाकों के लोग स्मार्ट मीटरों और महंगे बिलों के खिलाफ एहतजाज लगातार कर रहे हैं। इस सिलसिले में शिवसेना हिंदुस्तान की तरफ से भी एहतजाज किया गया, जिसका की बख्शीनगर के लोगों ने हिमायत की। आवाम ने लगाए गए मीटरों के बिल ज्यादा वसूल करने की शिकायत की। इन्होंने स्मार्ट मीटरों को अनइंस्टॉल करने की मांग की। इन्ना बिल आवा 3-3 4-4 हजार बिल आवा, एसी असन लाए दे, सब कुछ असन लाए दे, बिजली नहीं बिल आवा दे, ये फोन चोर और बिल दसदे, मीटर चोर बिल दसदे। अरे जरा देना जाओ तो 5-5 6 हजार रुपया असन दे सकते, नहीं दे सकते। इतनी बत्ती माफ होनी चाहिए। हाँ, इतनी दी बत्ती माफ होनी चाहिए। साल देती है साढ़े से। क्या कहना? हमने देखो ना मीटर पे रीडिंग और होती है, जो ऑनलाइन में मोबाइल पे और होती है। हम 10,000 रुपये इनकम हमारी सारी है, 12,000 का सिलेंडर लेंगे, घर का खर्च करेंगे, बच्चों का खर्च करेंगे, कहाँ से करेंगे? पहले भी तो रीडिंग आती थी ना 500 आती, अब कहते 2-3 हजार पे आ रही है। देखो ना हम लोग कहाँ से भरेंगे? हम गरीब लोग हैं, कहाँ से भरेंगे? जहाँ होना भाई बड़ी इनकम।
बिहार में स्कूल के हेडमास्टर को फिर से बोरा बेचने का हुक्म मिला है। मिड डे मील के डायरेक्टर का हुक्मनामा जारी हुआ है। स्कूल के हेडमास्टर फी बोरा 20 रुपए में फरोख्त करेंगे। रिपोर्ट देखिए। अब बोरा बेचेंगे गुरुजी। सुन के हंसी आ रही है तो हंसिए मत और ना ही चौंकिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो भले ही कुछ दिनों पुरानी हो, पर फिर से ऐसी ही तस्वीर बिहार में दिखने वाली है। एक बार फिर गुरुजी लोग बोरा बेचते नजर आने वाले हैं, क्योंकि बिहार में स्कूल के हेडमास्टर को फिर से बोरा बेचने का आदेश मिल गया है और यह आदेश जारी किया है मिड डे मील निदेशक ने। आदेश के मुताबिक स्कूल के हेडमास्टर 20 रुपए की दर से बोरे की बिक्री करेंगे। मिड डे मील का सामान खाली होने के बाद बोरे को बेचेंगे और पैसा जिले की योजना मद में जमा करेंगे। एक बार फिर से शिक्षकों के लिए बोरा बेचने का आदेश जारी हुआ है, यानी शिक्षा विभाग के आदेश के बाद अब शिक्षक संघ विरोध जता रहा है। बोरा बेचने के आदेश से शिक्षकों में गुस्सा है। शिक्षक संघ का साफ कहना है कि सरकार शिक्षकों को व्यापारी ना बनाए, क्योंकि बोरा बेचना शिक्षकों का काम नहीं। ऐसे गैर शैक्षणिक कार्य से पढ़ाई बाधित होगी। आशा थी जो 15 अगस्त में राजकर्मी की घोषणा होगी, इस तरह से ये जले पर नमक छिड़कना और शिक्षक को व्यापारी बना दिया। अब ये बाइक पर बोरा ले जाएगा तो फिर पढ़ाई कौन करेगा? तो अपमानित करना है हमारे शिक्षक को। एक तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने में लगे हैं। कहा जा रहा है कि अब शिक्षक फालतू के सरकारी काम ना करके सिर्फ पठन पाठन कराएंगे। दूसरी तरफ शिक्षकों को बोरा बेचने का आदेश विभाग की सोच पर सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।